प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जिसे रामपुर बुशहर, शिमला, आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह आपकी महाविद्यालयी परीक्षाओं में तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एचएएस, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, यूजीसी नेट तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो विषय है वह है ब्रिटिश भूराजस्व नीति के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया तो उस समय लगान की निर्धारित राशि उस समय की उच्चतम राशि थी, परंतु यह सदा के लिए निश्चित कर दी गई थी, जिसके कारण कुछ ही वर्षों में यह नाकाफी प्रतीत होने लगी। कुछ स्थानों पर जमींदारों का हिस्सा सरकार के हिस्से से अधिक होने लगा था, अतः कुछ अन्य क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की भूराजस्व पद्धति को लागू किया गया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई, मद्रास, बरार, पूर्वी पंजाब, आसाम तथा कुर्ग के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई, जो संपूर्ण भारत की भूमि का 51% भाग था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय मुनरो तथा कैप्टन रीड को दिया जाता है। 1792 में मद्रास के नए जीते हुए क्षेत्रों में प्रशासन संभालने के साथ ही इन्होंने जमींदारों से लगान वसूल करने की बजाय सीधे गांवों से भूराजस्व वसूल करने लगे। इन्होंने प्रत्येक गांव के लिए एक राशि निर्धारित कर दी। उन्होंने सभी किसानों का अलग अलग ब्यौरा प्राप्त करना शुरू किया और इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म हुआ। इस प्रारंभिक रैयतवाड़ी व्यवस्था में खेतों का मूल्यांकन किया जाता था और प्रत्येक खेत की एक राशि निर्धारित की जाती थी। जो किसान उस खेत पर खेती करना चाहता था वह निर्धारित राशि देने के लिए बाध्य था। यदि वह खेत के लिए निर्धारित राशि नहीं दे सकता था तो उसे उस भूमि पर खेती करने का कोई अधिकार नहीं था। अगर उस भूमि पर खेती करने के लिए कोई किसान आगे नहीं आता था तो वह भूमि पड़ती रह जाती थी तथा उन पर कोई खेती नहीं होती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर निर्धारण या राजस्व तय करना अधिकारियों के लिए एक मुश्किल कार्य था। उसे प्रत्येक जिले और परगने के हजारों खेतों पर राजस्व निर्धारण करना पड़ता था। उसे यह सावधानी रखनी पड़ती थी कि सभी खेतों पर समान कर निर्धारण हो। अगर किसी खेत पर कम कर निर्धारण या किसी खेत पर अधिक कर निर्धारण हो जाता था तो किसान कम राशि वाली भूमि पर खेती करना पसंद करता था और महंगे खेतों पर खेती नहीं करता था और महंगे खेत खाली पड़ जाते थे। किसी खेत के कर निर्धारण के लिए पदाधिकारियों को 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ती थीं। पहली बात यह कि मिट्टी की उर्वरता कितनी है, यह पथरीली जमीन है या उपजाऊ, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं आदि। दूसरे, उसे यह भी ध्यान रखना पड़ता था
कि खेत किस जगह पर स्थित है। खेत ऊपरी भाग में स्थित है, पथरीली जमीन है या उपजाऊ है इत्यादि। अब इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वेक्षण और वर्गीकरण पर आधारित थी। मुनरो अक्सर खेत में हुए उपज का आकलन करते हुए कर का निर्धारण करता था। उसने कुल उपज का 1/3 से 2/5 हिस्सा सरकार के खाते में निर्धारित कर देता था और शेष जिसका प्रभाव यह पड़ा कि किसान को उतनी ही राशि देनी पड़ती थी। यानी जितनी सरकार ने निर्धारित की है राशि, उतनी ही राशि किसान को देनी पड़ती थी। लेकिन यह तो था रैयतवाड़ी व्यवस्था का सैद्धांतिक पक्ष। अब हम आते हैं व्यवहारिक पक्ष पर, क्योंकि सिद्धांत अलग होते हैं, व्यवहार अलग होता है। व्यवहार में राजस्व का आकलन अनुमान पर आधारित होता था और इतनी ज़्यादा राशि मांगी जाती थी कि किसान बहुत मुश्किल से वह राशि अदा कर पाता था और कभी कभी तो इस राशि को वसूल करना भी अत्यंत कठिन हो जाता था। भू राजस्व संबंधी प्रारंभिक प्रयोगों के बाद मद्रास में 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुनरो का यह तर्क था कि यह मूलतः भारतीय भू राजस्व पद्धति है और भारतीय परिवेश के लिए उपयुक्त है। इसे लागू करने से अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक कर की प्राप्ति हो सकती है। इसका कारण यह है कि राजस्व निर्धारण और वसूली में सरकार और किसान के बीच सीधा संबंध होगा, अतः किसान से प्राप्त पूरी राशि सरकारी खजाने में चली जाएगी। मद्रास की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण उसके लिए यह व्यवस्था अत्यंत अनुकूल होगी। अतः स्थायी बंदोबस्त की कमियों का लाभ उठाते हुए मुनरो ने यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। अब 1820 के बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी के अधिकांश भागों में लागू की गई। वह मुनरो की व्याख्या से थोड़ी भिन्न थी। सिद्धांततः इस व्यवस्था का क्रियान्वयन खेतों की माप और मूल्यांकन पर निर्भर थी, किंतु 1820 के बाद यह व्यवस्था उन इलाकों में भी लागू की गई जहां कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। कोई यह नहीं जानता था कि एक किसान के पास कितनी जमीन है और इसमें क्या उपजाया जाता है और कितना उपज होती है। ये तो बहुत गंभीर समस्या थी, लेकिन फिर भी करों का निर्धारण मनमाने ढंग से पहले से अदा किए जा रहे करों के आधार पर किया जाने लगा। इसे पूर्व उत्पादन पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली कहा जाने लगा। इसमें भी सिद्धांततः रैयत को अपने चुनाव पर किसी खेत पर खेती करने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन बहुत जल्द ही यह महसूस किया जाने लगा कि अगर यह स्वतंत्रता दी गई तो सरकार के राजस्व में कमी आ जाएगी। अतः सरकारी अधिकारी किसानों को उन खेतों पर काम करने के लिए दबाव बनाने लगे जहां पर किसान खेती करना नहीं चाहते थे। अतः अब किसी खेत पर खेती करना किसान की इच्छा पर निर्भर नहीं था, क्योंकि इससे राजस्व वसूली करने में असुविधा होती थी। अतः किसी किसान को किसी खास खेत में काम करने के लिए मजबूर किया जाने लगा और राजस्व वसूली के लिए उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाने लगे। इन अत्याचारों का
1854 में स्थापित मद्रास यातना आयोग ने पर्दाफाश किया। इसके बाद इस व्यवस्था में कुछ सुधार किया गया। भूमि का वैज्ञानिक रूप से सर्वेक्षण किया गया। इससे कर का वास्तविक भार कम हुआ और राजस्व वसूली में अब किसी प्रकार के अत्याचार की जरूरत नहीं थी। स्थायी बंदोबस्ती की तरह ही यह व्यवस्था भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। किसान गरीब हुए और वे अब नए भूमि पर खेती नहीं कर सकते थे। 1855 में मद्रास सरकार ने यह पाया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत केवल 1,45,00,000 एकड़ भूमि जोती गई, जबकि 1,80,00,000 जमीन पड़ती रह गई, क्योंकि भूराजस्व की इतनी अधिक दर थी कि कोई किसान लेना नहीं चाह रहा था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही जमीन के दाम में गिरावट आई। 19वीं शताब्दी की प्रथम अर्ध शताब्दी में मद्रास में जमीन का मूल्य नगण्य था। कोई जमीन खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि जमीन खरीदने के बाद उस पर दिया जाने वाला अधिक भूराजस्व किसान की बस के बाहर की बात थी और उस कर की दर को देने के पश्चात किसान के पास कुछ शेष नहीं बचता था। अतः किसान जमीन लेने से कतराने लगे। मद्रास के पश्चात बंबई में भी यह व्यवस्था लागू की गई, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर भी रैयतवाड़ी व्यवस्था का वही स्वरूप था। बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत गुजरात में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार ने पहले वंशानुगत पदाधिकारियों जैसे मुखिया आदि के माध्यम से राजस्व वसूल करना शुरू किया। इस तरीके से उन्हें मनचाही रकम प्राप्त नहीं हो रही थी। अतः अंग्रेज 1813 से 14 ईस्वी तक खुद सीधे किसानों से राजस्व वसूल करने लगे। अंग्रेजों ने 1818 में पेशवा राज्य को हस्तगत कर लिया। इसके बाद मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन, ये ध्यान रखना आप लोग कि मुनरो का शिष्य एल्फिंस्टन के नेतृत्व में मद्रास में लागू रैयतवाड़ी व्यवस्था को यहाँ पर भी लागू किया गया। मद्रास रैयतवाड़ी व्यवस्था के दुर्गुण यहाँ पर भी दिखाई देने लगे। राजस्व वसूल करने वाले पदाधिकारियों के बीच अधिक से अधिक भूराजस्व वसूल करने की होड़ मच गई। फिर प्रिंगल नामक अधिकारी के निरीक्षण में भूमि का सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया गया। अतः यह सर्वेक्षण अंग्रेज अर्थशास्त्री रिकार्डो के किराए के सिद्धांत को आधार बना करके किया जाना था। यानी जो प्रिंगल सर्वेक्षण करता वह रिकार्डो के किराए के सिद्धांत के आधार पर उसे करना था। यह सिद्धांत भारतीय परिस्थिति से बिल्कुल मेल नहीं खाता था और मुनरो का अनुमान खामियों से भरा था। परिणामतः कर निर्धारण ने पुणे जिले में राजस्व वसूल करने की कोशिश की तो अधिकांश किसानों ने अपनी ज़मीन छोड़ दी और हैदराबाद के निज़ाम के राज्य में जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद इस कर निर्धारण को छोड़ दिया गया। तत्पश्चात विंगटे और गोल्फ नामक दो पदाधिकारियों ने नई व्यवस्था को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी व्यवस्था में किसी सिद्धांत का समावेश नहीं किया, बल्कि कर निर्धारण इस दर से करने की कोशिश की जिससे नियमित रूप से वसूली की जा सके। खेत की मिट्टी और स्थान के आधार पर खेत का मूल्यांकन किया जाना था। इस व्यवस्था की शुरुआत 1836 में हुई और 1856 में यह संपूर्ण दक्कन में छा गई। कृषि पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा और नए कर निर्धारण के साथ खेतिहर इलाकों में वृद्धि हुई। अब ये तो था रैयतवाड़ी व्यवस्था का सामान्य परिचय, लेकिन अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव जो पड़ा रैयतवाड़ी व्यवस्था का, रैयतवाड़ी व्यवस्था में
जमींदारी व्यवस्था से भिन्न सामाजिक प्रभाव का एक दूसरा रूप सामने आया। कई इलाकों में वास्तविक खेती करने वाले किसानों को रैयत या मालिक बना दिया गया और उनका अपनी जमीन पर मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया। इसके अंतर्गत राजस्व की दर ऊंची होने के कारण बहुत से किसान खुशी खुशी अपनी जमीन छोड़ देते थे, क्योंकि कर की दर बहुत अधिक थी, इसलिए वो छोड़ देते थे। उन्हें ऐसा करने से रोकना था। इसमें यह भी संभव था कि वास्तव में खेती न करने वाले लोग किसी जमीन के मालिक बन जाएं और इस खेत पर उनके आसामी नौकर यहाँ तक कि बंधुआ मजदूर खेती करें। जमीन रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी और रैयत जितनी जमीन चाहे अपने पास रख सकता था। राजस्व दर ऊंची होने के कारण महाजन और अन्य गैर खेतिहर वर्ग जमीन हासिल करने के इच्छुक नहीं थे। राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों द्वारा किसानों को परेशान किया जाता था, पर किसानों को यह भय नहीं था कि महाजन या भूमिपति उनकी जमीन हड़प लेंगे। 1836 के बाद मुंबई और 1858 के बाद मद्रास में सुधरी हुई रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का भार कुछ हल्का हुआ और जमीन की खरीद फरोख्त शुरू हो गई। अब खरीदार खेती से लाभ कमाने की सोच सकता था, क्योंकि अब राज्य सारा उत्पादन नहीं लेता था। इसका एक परिणाम यह हुआ कि महाजन अपने ऋणी किसानों की जमीनें हड़पने लगे, उनसे जमीनें छीनने लगी तथा इन्हें किसान से मजदूर बना दिया गया। इस प्रक्रिया में सामाजिक दबाव बढ़ा और 1875 में बंबई दक्कन में बड़ा ग्रामीण विद्रोह हुआ। अतः यह था रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का। लेकिन इसमें दो बातें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि यहाँ पर अब किसान और सरकार के बीच समझौता हुआ है। किसान को भूमि का मालिक माना गया है। किसान जमीन को बेच सकता था, खरीद सकता था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषता रही। थैंक यू।